जी अस्सलाम वालेकुम। माय नेम इज़ मोहम्मद आतिफ। अच्छा, ये जो हमारा सेशन है, ये हम इसमें यूरोपियन हिस्ट्री के ऊपर जो है वो बात करेंगे। पहले हम यूरोपियन हिस्ट्री का थोड़ा सा सिलेबस के बारे में बात करेंगे, और फिर क्या इसका कोई फ़ायदा है इसको सब्जेक्ट को रखने की। तो फिर हम आगे चलेंगे। पहली बात तो ये है कि यूरोपियन हिस्ट्री जो है ना, इसमें स्टूडेंट इसलिए इसको ऑप्ट नहीं करता क्योंकि यहाँ पे मुश्किल हो जाता है आपके 4 क्वेश्चन निकालना। अब इसका अगर पेपर की बात की जाए ना, तो इस पोर्शन के अंदर से आपके पास ये जो आपका 2 पार्ट है इसके, पहला पार्ट और दूसरा पार्ट। अब बात यह है कि इस पोर्शन में से आपके पास चॉइस होती है 2 क्वेश्चन की, पहले पोर्शन में से, और इस पोर्शन में आपके पास एक क्वेश्चन की चॉइस होती है। मतलब 3 क्वेश्चन यहाँ से आते हैं और उनमें से आपने 2 करने होते हैं, और एक ही चॉइस होती है आपको। और ये जो पोर्शन है ऊपर वाला, इसमें से 4 क्वेश्चन आते हैं, 4 में से आपने जो है वो 2 करने होते हैं। अब स्टूडेंट जो है वो यूरोपियन हिस्ट्री को इसलिए ऑप्ट नहीं करता कि ये जरा थोड़ा सा जो है वो एक लेंथी सब्जेक्ट है, और दूसरी बात ये है कि इसमें चॉइस बहुत कम होती है। लेकिन जब 2022 के अंदर जब सीएसएस में, सॉरी 23 का जो पेपर आया ना, 22 में तो आसान था, 23 का जो यूएस हिस्ट्री का पेपर है ना, यूएस हिस्ट्री का, इस पेपर की वजह से स्टूडेंट जो है वो अब यूरोपियन की तरफ मूव करना शुरू कर दिए। और अभी जो स्पेशल का पेपर भी है वो भी इतना कोई, स्टूडेंट उसको भी जो है वो बड़ा मुश्किल से ही जो है वो उसमें से 4 क्वेश्चन निकालते हैं। अब जो पहले एक सीधे सीधे से यूएस हिस्ट्री में जो है वो क्वेश्चन आ जाते थे, जैसे सपोज कि वो फेडरलिस्ट वर्सेस नॉन फेडरलिस्ट की बात करता था, वो जो है वो उसकी इंडिपेंडेंस, वार ऑफ इंडिपेंडेंस की बात कर लेता था, वो जो है वो ग्रेट डिप्रेशन की बात कर लेता था, वो वर्ल्ड वार 1 की बात कर लेता था, वर्ल्ड वार 2 के अंदर, 1 के अंदर यूएस का रोल। मतलब अब जो है वो उस अप्रोच से थोड़ा सा वो हटता हुआ नजर आता है। तो मतलब अब वो इन डेप्थ आपके पास नॉलेज चाहिए आपको, फिर ही जो है वो आप यूएसएससी का पेपर जो है वो अच्छे से अटेम्प्ट करके आप अच्छा स्कोर ले सकते हैं। ठीक है। तो इसलिए फिर स्टूडेंट जो है वो अब ये कहता है कि एक तो उसको स्कोर भी चाहिए, ठीक है, और दूसरी बात ये है कि उसको जो है वो कोई ऐसा सब्जेक्ट चाहिए जिसमें वो एक तो मार्जिन अच्छा खासा निकाल ले, और दूसरी बात ये है कि उसके 4 क्वेश्चन भी इजीली निकल आए। तो अब स्टूडेंट के पास 2 ऑप्शन है। यहाँ तो वो यूरोपियन की तरफ जा रहा है, यहाँ वो इंडो पाक की तरफ जा रहा है। लेकिन इंडो पाक की तरफ आप जाएंगे तो वहां से आपको पहली बात तो ये है कि वहां पे स्कोर के जो चांसेस है ना, स्कोर का जो परसेंटेज है वो जरा थोड़ा सा लो होता है इंडो पाक में। यही आपको 45, 50, 55 की रेंज में यहाँ तक आपको लार्जली स्कोर नजर आता है। लेकिन यूरोपियन का फायदा ये है कि यहाँ पे आप 70+ स्कोर इजीली कर जाते हैं अगर आपने इसको अच्छे किसी सोर्स से जो है वो पढ़ा हुआ है। तो ये आपके लिए एक फायदा होगा यूरोपियन को रखना। ठीक है, 70+ स्कोर अगर आपने किसी अच्छा सोर्स जो है वो उसको कंसल्ट किया हुआ है ना, तो आप लाजमी जो है वो 70+ नंबर निकाल जाते हैं, और इसके क्वेश्चन इतने ज्यादा इन डेप्थ नहीं आते। ये एक स्टोरी टेलिंग के फॉर्म में है, पूरी स्टोरी है ये। यहाँ से ये शुरू होती है और सीधा जाके ये यूरोपियन यूनियन एंड मोस्ट रिसेंट जो है वो नेटो की एक्सपेंशन जो हमें यूक्रेन के अंदर नजर आती है। ठीक है, और यूरोप की जो है वो सारी, योर नेटो, रशिया यूक्रेन वार, सारा इम्पैक्ट उसका क्या हुआ, तो ये इस कॉन्टेक्स्ट में ये सारी जो है वो ऐसे एक कहानी की सूरत में चलती है। और अगर आपकी ये सीधी सीधी सी कहानी अगर आपको क्लियर हो जाती है ना, तो आप इसमें से इजीली 4 क्वेश्चन आप निकाल सकते हैं। अब इसको थोड़ा सा, पेपर को थोड़ा सा, इसके सिलेबस को थोड़ा सा एनालाइज कर लेते हैं कि इसके सिलेबस में है क्या। यूएस, इसका सिलेबस जरा थोड़ा सा लेंथी है, लेकिन है यूएस से बिल्कुल आसान है। ठीक है, इसमें कोई ऐसा जो है वो इतना ज्यादा घुमाओ फिराओ वाली बात नहीं है जैसे यूएस की उसमें होती है। इसमें सीधी सीधी सी बातें हैं। और आप एक स्टोरी की सूरत में अगर आप इसको याद कर लें, ठीक है, और साथ साथ आप अपनी रीडिंग करते रहें,
तो ये आपके लिए बहुत ही आसान हो जाएगा इसमें नंबर निकालना। पहले नंबर पे आपको फ्रेंच रेवोल्यूशन का पता होगा। सारी हम डिटेल में देखेंगे कि भाई फ्रेंच रेवोल्यूशन स्टार्ट कैसे होती है। सबसे पहले हम इसको इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन से स्टार्ट करेंगे। उससे पहले हम रिनासांस से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, यूरोप के अंदर जो रिनासांस का दौर आता है वहां से स्टार्ट करेंगे। फिर हम इसको इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन पे लेके आएंगे। फिर इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन का इम्पैक्ट जो है उसकी वजह से फ्रेंच रेवोल्यूशन जो है वो कैसे आती है। ठीक है, ये यहाँ से शुरू होगी कहानी। ठीक है, यहाँ से ये इसके इम्पैक्ट की वजह से इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आएगी। इसके इम्पैक्ट की वजह से इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन की फिर फ्रेंच रेवोल्यूशन आई। कैसे वो फ्रेंच रेवोल्यूशन आई उसकी काजेज देखेंगे। ठीक है, कॉन्सिक्वेंसेज देखेंगे उसकी। फिर यहाँ पे नेपोलियन जो है वो उसका राइज कैसे होता है ये सारी। और फिर नेपोलियन जो है वो एक एम्पायर जो है वो क्रिएट करता है, ये सारी सिस्टम। और फिर कॉन्टिनेंटल सिस्टम। ये एक इसके ऊपर ऑलमोस्ट एक क्वेश्चन इस कॉन्टिनेंटल सिस्टम के ऊपर ऑलमोस्ट 95% चांसेस हैं कि पिछले पास पेपर में वो पूछता ही पूछता है इस कॉन्टिनेंटल के सिस्टम के ऊपर। एक क्वेश्चन का अगर आप इस अगर आप तैयार कर लेते हैं सिर्फ इस पोर्शन को, तो आपका एक क्वेश्चन यहाँ से निकल आएगा। एक क्वेश्चन मस्ट यहाँ से निकल आएगा। आप पास पेपर देखेंगे एक क्वेश्चन यहाँ पे कॉन्टिनेंटल सिस्टम के ऊपर उसने पूछा ही पूछा होगा। यहाँ यहाँ से नेपोलियन, राइज ऑफ नेपोलियन या फ्रेंच रेवोल्यूशन। ठीक है, इस पूरी एक स्टोरी के अंदर आपका एक क्वेश्चन निकल आएगा। आगे चलिए हम थोड़ा सा। सेकंड जो पार्ट है इसका, फॉल ऑफ नेपोलियन। ये सारी इस कहानी जैसे नेपोलियन राइज हुआ फिर नेपोलियन का एट द एंड जो है वो फॉल भी होगा। वो सारी हम जो है वो अपनी क्लासेस में जो है वो डिस्कस करेंगे। मतलब एक स्टोरी टेलिंग के फॉर्म में मैं आपको बताऊंगा और साथ साथ मैं आपको जो है वो नोट डाउन करवाता रहूंगा उसकी जो मेन हेडिंग्स होंगी। ठीक है, आपने उसको जो है वो याद करना है और इंशाल्लाह आप पेपर में अच्छा स्कोर निकाल लेंगे। सेकंड नंबर पे अगर आप देखें तो यहाँ पे जो ये जो एरिया है ना, ये मेटर्निक सिस्टम। इसमें से आपको एक क्वेश्चन इसके ऊपर ऑलमोस्ट जो है वो एक क्वेश्चन इसमें पूछ जाता है इसके ऊपर भी। ठीक है, तो मतलब इस एरिया के अंदर भी आपका एक क्वेश्चन इसके अंदर से भी एक निकल आता है। मेटरनिक सिस्टम के डोमेस्टिक लेवल पे क्या था और फिर फॉरेन पॉलिसी लेवल पे क्या था। ठीक है, इसके ऊपर भी एक से एक या दो क्वेश्चन, एक तो पक्का है ना, एक क्वेश्चन यहाँ से वो आपसे पूछ लेता है। अगर आप इसको भी तैयार कर लें तो ये आपके दो क्वेश्चन तो यहाँ से निकल जाते हैं इजीली। फिर उसके बाद अगर इसके ऊपर अगर आप बात करें तो इसको फिर थोड़ा सा लिंक करता है रोमांटिसिज्म को। ये इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन तो हमने ऊपर कर ली होगी सारी बातें। नेशनलिज्म, लिबरलिज्म, रोमांटिसिज्म, सोशलिज्म, कॉलोनियलिज्म, कॉन्सिक्वेंसेस। ठीक है, अब इसमें जिस बंदे ने आईआर रखा हुआ है ना, उसको तो ये भी पता है नेशनलिज्म होता क्या है। जिसको लिबरलिज्म भी पता है उसको रोमांटिसिज्म का भी थोड़ा सा आइडिया होगा अगर किसी ने जो है वो अच्छे सोर्स से पढ़ा होगा। सोशलिज्म का भी उसको पता होगा। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हमने ऊपर कर लेंगे। और फिर कॉलोनियलिज्म का भी उसको पता होगा। ये एक नई टर्म होगी इसमें से भी। मोस्टली जो है वो इसमें से क्वेश्चन नहीं पूछता, लेकिन फिर भी यहाँ से जो है वो चांसेस होते हैं कि वो एक आध क्वेश्चन जो है वो इसके ऊपर निकाल जाता है। उसके बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ईस्टर्न क्वेश्चन। इसके ऊपर भी एक पक्का क्वेश्चन वो आपसे पेपर में पूछ जाता है, पांच पेपर अगर एनालिसिस के तौर पे देखा जाए। ठीक है, तो यहाँ पे भी एक क्वेश्चन आपका निकल आता है ईस्टर्न क्वेश्चन के ऊपर। तो मतलब तीन क्वेश्चन आपके यहाँ से इजिली इन तीन डोमेन्स को आप अगर तैयार करें तो ये ऐसे ही चलेंगे। ऐसे ऊपर रिनासा से हम स्टार्ट करेंगे। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन फिर फ्रेंच रेवोल्यूशन, फ्रेंच रेवोल्यूशन के अंदर ही फिर ये सारी बातें मेटरनिक सिस्टम क्या था वो सारी चीजें। मतलब एक कनेक्टिविटी की सूरत में हम जो है वो इसको जो है वो करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, उसके बाद फिर ईस्टर्न क्वेश्चन इसके ऊपर भी ऑलमोस्ट हर साल एक क्वेश्चन लाजमी पूछता है उसके ऊपर। ठीक है, उसके बाद फिर यूनिफिकेशन ऑफ इटली इटली और यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी, इन दोनों को मिला के। ठीक है, यूनिफिकेशन इटली और जर्मनी दोनों की यूनिफिकेशन को मिला के एक क्वेश्चन आपका यहाँ से पूछ जाता है वो पेपर में। तो मतलब आपके अगर आप इसको किसी अच्छे सोर्स से या अच्छे टीचर से आप इसको पढ़े तो आपके फोर क्वेश्चंस में से अगर आप तीन क्वेश्चन यहाँ से आप दो क्वेश्चन यहाँ से निकाल जाते हैं इजीली। अगर आप इसको इसको और ये जो है वो थोड़ा सा मेटरनिक और ये कॉन्टिनेंटल सिस्टम, ये अगर चार डोमेन अगर आप तैयार कर लें तो आपका 95% चांस होता है कि आप यहाँ से क्वेश्चन निकाल लें। ठीक है, तो ये इतना मुश्किल नहीं है। अगर आप इसको कनेक्टिविटी की सूरत में पढ़ेंगे तो ये आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा।
और अगर आप इसको सिर्फ रट्टा मारने की कोशिश करेंगे ना, तो फिर ये मुश्किल होगा काम आपके लिए, क्योंकि रट्टा मारने से जो है वो ये चीजें जो है वो समझ कम आती हैं। सिर्फ अगर आप कनेक्टिविटी की सूरत में पढ़ेंगे तो रट्टा मारने की जरूरत नहीं होगी, बल्कि आपको इजीली चीजें अंडरस्टैंड करते हुए आपको समझ आना शुरू हो जाएगी खुद ही। उसके बाद फिर फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, इसके ऊपर भी वो एक आध क्वेश्चन पूछ जाता है आपसे। ठीक है, या बाल्कन वार के ऊपर, या आउटब्रेक ऑफ, यहाँ से वो एक क्वेश्चन पूछ जाता है कि भाई काजेज ऑफ वर्ल्ड वॉर क्या थी। ठीक है, इनको हम जो है वो देखेंगे डिटेल में कि काजिदा वर्ल्ड वार क्या थी। और फिर वर्ल्ड वार जब होती है उसके बाद जो ट्रीटीज है, लीग ऑफ नेशन बन जाती है, इसको हम डिटेल में देखेंगे कि लीग ऑफ नेशन। अब ये जो सेकंड पोर्शन है ना, पहले पोर्शन में से वो थोड़ा सा इतनी ज्यादा घुमाओ फिराओ नहीं है यहाँ पे। यहाँ पे सीधी सीधी सी बात पूछता है। ठीक है, और कुछ ऐसी टर्मिनोलॉजीज यूज कर जाता है जो स्टूडेंट ने नहीं पढ़ी होती पहले। ठीक है, वो नहीं सुनी होती है उसने, तो वो स्टूडेंट जो है वो परेशान हो जाता है कि पता नहीं ये क्या है। लेकिन अगर उसने तैयार की है ना एक स्टोरी पूरी, तो उसको जो है वो अगर टर्मिनोलॉजीज आ भी जाती हैं तो फिर भी वो समझ जाता है कि मैंने इसमें क्या लिखना है। ठीक है, फिर उसके बाद आगे थोड़ा सा चले तो डिक्टेटरशिप इन यूरोप, इसके ऊपर भी ऑलमोस्ट वो एक क्वेश्चन पूछ जाता है। ठीक है, राइज ऑफ डिक्टेटरशिप, ये जैसे ही वर्ल्ड वार खत्म होती है उसके साथ ही जो है वो मामला थोड़े से खराब होते हैं। ठीक है, जर्मनी के ऊपर जो है वो लगा देते हैं, इटली के साथ जो इन्होंने एग्रीमेंट किया होता है कि हम आपको जो है वो जो जो लैंड है वो आपको देंगे, लेकिन वो भी नहीं पूरी देते, जिसकी वजह से फिर डोमेस्टिक कॉन्टेक्स्ट में बहुत ज्यादा जो है वो मूवमेंट जो है वो स्टार्ट हो जाती है। तो फिर वो राइज ऑफ डिक्टेटरशिप, इसको डिटेल में हम देखेंगे ये सारी चीजें। उसके बाद पॉलिसी ऑफ अपीसमेंट, इसके ऊपर वो एक क्वेश्चन पूछता है। और ग्रेट डिप्रेशन, अभी मोस्ट रिसेंट उसने 22-23 के पेपर में एक क्वेश्चन पूछा था, इसका सोशल एंड कल्चरल इम्पैक्ट, सोशल एंड कल्चरल इम्पैक्ट ऑफ ग्रेट डिप्रेशन। ठीक है, अब स्टूडेंट जो है वो इसको ग्रेट डिप्रेशन, एक ग्रेट डिप्रेशन वो है जो आप यूएसए के जो है वो यूएस हिस्ट्री में जो है वो कर रहे होते हैं, लेकिन ये ग्रेट डिप्रेशन थोड़ा सा हम इसको करेंगे यूरोप के कॉन्टेक्स्ट में, कि यूरोप के कॉन्टेक्स्ट में जो है वो ग्रेट डिप्रेशन कैसे जो है वो उसकी जो यूरोप है उसको कैसे जो है वो इम्पैक्ट किया सोशल लेवल पे और कल्चरल लेवल पे। ये पास्ट पेपर में इसने क्वेश्चन पूछा हुआ है एक। उसके बाद फिर हमें आगे देखेंगे तो यही चीजें, जब पॉलिसी ऑफ अपीसमेंट आती है, ग्रेट डिप्रेशन आता है, इसके साथ ही फिर हम इसको जो है वो वर्ल्ड वार टू को जो है वो लिंक करेंगे डायरेक्टली, कि वर्ल्ड वार टू और कैसे होती है, कैसे जो है वो ये सारे मामला जो है वो चलते हैं। ये सारी एक एक ही कनेक्टिविटी की सूरत में जो है वो ये सारी बातें चलेंगी, ये कोई अलग-अलग से टॉपिक नहीं है। ठीक है, यहाँ से हम ऊपर से शुरू करेंगे, यूनिफिकेशन ऑफ इटली जर्मनी कैसे हुई, फिर साथ ही जो है वो फिर उसी से हमें वर्ल्ड वार वन की काजेज मिल जाएंगी। उसके साथ ही जब हम जो है वो आफ्टर वर्ल्ड वार वन के बाद बात करेंगे, लीग ऑफ नेशन बनी, और लीग ऑफ नेशन के बाद जब राइज ऑफ डिक्टेटरशिप हुई, राइज ऑफ डिक्टेटरशिप में पॉलिसी ऑफ अपीसमेंट कैसे इन्होंने लगाई, ग्रेट डिप्रेशन का क्या इम्पैक्ट हुआ, ये सारी काजेज फिर मिल के जो है वो फिर जाके वर्ल्ड वार टू की काजेज बनेंगी। उसके बाद फिर आगे हम इसको अगर बात करें, मेन इवेंट्स ऑफ वर्ल्ड वार टू के इम्पैक्ट क्या हुआ, वर्ल्ड वार टू का कल्चरल इम्पैक्ट क्या हुआ, सोशल इम्पैक्ट क्या हुआ। ठीक है, कितने लोग जो है वो यहाँ पे डेथ टोल कितना था। ठीक है, इकोनॉमिक इम्पैक्ट क्या हुआ, वो सारी बातें जो है वो हम यहाँ पे देखेंगे। और फिर उसके बाद सारी बातें खत्म होने के बाद फिर एट दी एंड जब वार खत्म होती है, फिर आपका राइज ऑफ यूएसएसआर और राइज ऑफ यूएसए दोनों का राइज नजर आता है, और साथ ही हमें कोल्ड वार नजर आती है। अब यूरोप जो है, जो मेन हब था आपका, पावर हब जो था 19 सेंचुरी के अंदर, थ्रू आउट 19 सेंचुरी, अब वो जो पावर का जो डायनामिक्स है वो अब चेंज होता हुआ नजर आता है। अब यूनाइटेड स्टेट और यूएसएसआर दोनों, अब यूरोपियन जो है वो एज अ प्लेयर के तौर पे यहाँ पे जो है वो अपने आप को वो करेंगे। उसके बाद फिर वर्ल्ड वार टू के बाद सेटलमेंट कैसे हुई, यूनाइटेड नेशन बनी, इकोनॉमिक रिकवरी ऑफ मार्शल प्लान यूनाइटेड स्टेट का। ठीक है, जर्मन क्वेश्चन जो आ जाएगा। ठीक है, ये आपका सारा जो है वो वेस्ट जर्मनी एंड ईस्ट जर्मनी। उसके बाद आपके पास वेस्ट जर्मनी और ईस्ट जर्मनी, इसके ऊपर भी अक्सर वो क्वेश्चन पूछ जाता है आपसे। ठीक है, सॉलिडेरिटी मूवमेंट इसमें आ जाती है। उसके बाद फिर आगे डीकोलोनाइजेशन आ जाती है आपके पास। ये जो सेक्शन है ना, ये थोड़ा सा लंबा सेक्शन है। ठीक है, और इसमें से स्टूडेंट के पास मार्जिन एक क्वेश्चन का मार्जिन होता है, इसलिए स्टूडेंट कहते हैं कि यार ये इतना मुश्किल है। ठीक है, और इसमें लार्जली आपकी करंट डायनामिक्स बहुत ज्यादा आ जाती है। एक क्या नाम है, कोल्ड वार के अंदर से वो एक क्वेश्चन पूछ जाता है आपसे, लेकिन कोल्ड वार एक वो होती है जो आपने
यूएस हिस्ट्री में या जो आपने आईआर के अंदर या आपने डिफरेंट सब्जेक्ट्स के अंदर वो पढ़ी होती है, लेकिन इसमें हम जो कोल्ड वार की बात करेंगे वो स्पेशली यूरोप के कॉन्टेक्स्ट में स्पेसिफाई कर देंगे कि यूरोप के कॉन्टेक्स्ट में जो है वो क्या इम्पैक्ट जो है वो हमें कोल्ड वार का नजर आता है। उसके बाद फिर ये आगे जाता है, वार्सा पैक्ट बन जाता है। कोल्ड वार के बाद यूरोप क्या है, न्यूक्लियर प्रोलिफरेशन एग्रीमेंट आ जाते हैं, चार्ल्स डैगॉल एंड फ्रांस, ठीक है। उसके बाद स्प्रेड ऑफ कम्युनिज्म रिजीम इन यूरोप, रशिया जो है वो सपोर्ट करता नजर आता है। और फिर यूरोप जो है वो आगे, फिर ये यूनिफिकेशन कैसे हो जाती है, बाल्कन क्राइसिस, इसके ऊपर भी क्वेश्चन उसने पूछा हुआ है। यूरोपियन यूनियन बन जाती है, और अभी मोस्ट रिसेंट जो है वो यूरोपियन यूनियन के ऊपर जो है इसके ऊपर भी स्ट्रक्चर इसका क्या है, इसका फंक्शन क्या है, ठीक है, इसके आर्गन्स कौन कौन से हैं, ठीक है, इनके ऊपर भी जो है इसमें क्वेश्चन आ जाता है आपको। और फिर ग्लोबल इकोनॉमिक क्राइसिस एंड यूरोप, ये सारी बातें जो है वो आपके सिलेबस में हैं, और हम जो है इनको वन बाय वन जो है वो डिस्कस करेंगे। तो ये जो है ना सब्जेक्ट, ये आप अगर इसको एक कनेक्टिविटी के अंदर तैयार करेंगे ना, तो आपका स्कोर भी अच्छा आएगा, और आपको ये चीजें समझने में आसानी भी होगी, रट्टा भी नहीं मारना पड़ेगा आपको। अब स्टूडेंट क्या करता है, जिस स्टूडेंट का आईआर है ना, उसके लिए तो ये बहुत ही अच्छा सब्जेक्ट है, क्योंकि आईआर के अंदर देखें, मैं आपको बताता हूँ, आधे से ज्यादा सिलेबस वही है जो आपने आईआर में पढ़ा होता है। कोल्ड वार आपने आईआर में पढ़ी है, वर्ल्ड वार वन आपने आईआर में पढ़ी है, वर्ल्ड वार टू आपने आईआर में पढ़ी है, ग्रेट डिप्रेशन आपने आईआर पढ़ा है, ठीक है। उसके बाद उसके बाद फिर नेटो आपने आईआर में पढ़ी होगी, वार्सा पैक्ट, ठीक है, ये सारी बातें आपने आईआर के अंदर पढ़ी हुई हैं, ठीक है। उसके बाद तो ये मोस्टली जो सिलेबस है ना, ये आईआर के स्टूडेंट ने पहले से पढ़ा हुआ है। तो मतलब आपको कुछ चीजें जैसे इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, ठीक है, ये चीजें, यूनिफिकेशन ऑफ इटली एंड जर्मनी, ये भी जो है वो आईआर के अंदर हमें नजर आता है, ठीक है। तो मतलब कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जो मतलब आपको पढ़ने पड़ेंगे इसके अंदर, बाकी ऑलमोस्ट वही सिलेबस है जो आपने पहले पढ़ा हुआ है आईआर के अंदर। तो ये आईआर के जो स्टूडेंट है उनके लिए एक बेस्ट ऑप्शन है कि वो यूएस हिस्ट्री में, क्योंकि स्कोर तो ठीक है आ जाता है, लेकिन अब जिस तरह से वो 22 के बाद जिस तरह से वो पेपर में पूछ रहे हैं ना, तो स्टूडेंट के लिए उसमें से 4 क्वेश्चन निकालना वो बहुत मुश्किल हो गया है, ठीक है। वो अलहदा बात है, स्टूडेंट अपनी सेटिस्फेक्शन के लिए कह देता है कि यार ये भी क्वेश्चन मुझे आता था, ये भी आता था, ये भी आता था, लेकिन अब वो इन डेप्थ एनालिसिस के ऊपर जाता है। लेकिन यूरोपियन हिस्ट्री का फायदा ये है कि यहाँ पे कोई इन डेप्थ एनालिसिस की बात ही नहीं करता, यहाँ पे वो सरफेस के ऊपर है अभी, ठीक है, बिल्कुल सरफेस के ऊपर है। अभी इतना ज्यादा वो डिटेल में आपसे चीजें नहीं मांग रहा, ठीक है। मे बी वो 1-2 साल के बाद वो आप में इन डेप्थ चला, लेकिन अभी तक जो पेपर एनालिसिस है वो यही कह रहा है कि अभी तक वो आपको सरफेस के ऊपर ही रखा हुआ है, आपसे जो है वो वही चीजें डिमांड कर रहा है जो इसके सिलेबस के अंदर मेंशन है, ठीक है। अब इसके अंदर जो कुछ जिसमें से क्वेश्चन आ जाता है पेपर में अक्सर, उनको जो है वो हाईलाइट कर लेते हैं। पहली बात तो ये है कि इसके अंदर से एक क्वेश्चन आपको पक्का पेपर में आता है, आप पास पेपर उठा के देख लें, इसके ऊपर एक क्वेश्चन आता है मैटरनिटी के ऊपर। उसके बाद अगर आप देखें तो ये एक कॉन्टिनेंटल सिस्टम, इसके ऊपर भी लास्टली मोस्टली जो है वो पेपर के अंदर उसने एक आध क्वेश्चन पूछा हुआ है। उसके बाद ये यूनिफिकेशन के ऊपर और ईस्टर्न क्वेश्चन के ऊपर, इनके ऊपर तो उन्होंने मस्ट जो है वो एक एक क्वेश्चन पूछा हुआ है, ये यूनिफिकेशन इटली और दोनों को मिला के क्वेश्चन पूछा हुआ है, ठीक है। अगर आपकी ये सारी एक होलिस्टिक कंडक्ट में तैयारी हो जाती है ना, तो आपके लिए यहाँ से क्वेश्चन निकालने आसान हो जाएंगे। फिर ये चीज जो आपको वर्ल्ड वार वन के बाद और वर्ल्ड वार टू, ये तीनों चीजें, वर्ल्ड वार वन से लेके आपकी इसके जो है वो काजिज, काजिज के बाद इसके इम्पैक्ट, इम्पैक्ट के बाद यहाँ से राइज कैसे होती है डिक्टेटरशिप, राइज ऑफ डिक्टेटरशिप, एंड इसके बाद फिर काजिज ऑफ वर्ल्ड वार टू, ये एक कनेक्टिविटी के अंदर आप, वरना आप अगर स्टूडेंट जो है वैसे ही वर्ल्ड वार वन की ये काजिज होगी, ये आगे जो इसका इम्पैक्ट हो गया वो, अगर इसको आप एक कनेक्टिविटी में तैयार करेंगे ना सीधी एक स्ट्रेट लाइन में, तो फिर आपके लिए रट्टा मारना या आपके लिए उसको ग्रैब करना बिल्कुल बिल्कुल आसान हो जाएगा। तो और हम जो है वो अपने इस सेशन के अंदर जो है वो बड़ा आसान तरीके से जो है वो इसको करने की कोशिश करेंगे, बिल्कुल आसान तरीके से, कि मतलब जो एक ले मैन अप्रोच में स्टूडेंट है उसको भी जो है वो उन चीज़ों की समझ आ जाए, उसको भी ये पता चले कि भाई ये यूरोपियन हिस्ट्री वाकई आसान है। इसके कुछ सोर्सेज के बारे में मैं आपको बता देता हूँ।
कौन कौन से, और हम जो है वो अपना जो सेशन करेंगे उसके बाद मैं आपको पास्ट पेपर्स करवाऊंगा, और ऑलमोस्ट 2016 से लेकर 23 तक, और ये भी स्पेशल का, स्पेशल सी है सर, ये सारे पेपर्स मैं आपको सामने रखूंगा। आपने खुद ही एनालाइज करना है कि आपने ये सारे क्वेश्चन सिलेबस में पढ़े हुए हैं कि नहीं, और अल्हम्दुलिल्लाह आपके 7 में से 5 क्वेश्चन, ऊपर में से 3 तो पक्के आ जाएंगे ना, 2 क्वेश्चन ऊपर में से, सॉरी, 2 ऊपर वाले पोर्शन में से और 2 नीचे वाले पोर्शन, मतलब 5 क्वेश्चन आपके इंशाल्लाह जो है वो इस जो हम सिलेबस पढ़ेंगे, और प्लस हम जो है वो अपना एनालिसिस करेंगे पूरा पास पेपर्स का, एक एक क्वेश्चन को देखेंगे, और मैं आपको बताऊंगा कि भाई ये हमने पढ़ा हुआ है। ठीक है, आप उसको खुद ही एनालाइज कर लेंगे कि भाई हमने ये पढ़ा हुआ है कि नहीं पढ़ा हुआ। ठीक है, मतलब आपकी एक पूरी 100 मार्क की तैयारी हो जाएगी, प्लस आपकी इवेलुएशन होगी, और आपको इंडिविजुअली फीडबैक भी दिया जाएगा। मैं आपको एक टॉपिक सपोज मैं आपको निपोलियनिक किला जो है वो करवाता हूँ, इसके ऊपर मैं आपको पास पेपर में से एक क्वेश्चन उठा के दे दूंगा, आपने उसको अटेम्प्ट करना है और मुझे सेंड करना है, मैं आपको इवेलुएट करके वो बता दूंगा कि भैया आपने यहाँ से मिस्टेक की है। ठीक है, क्योंकि स्टूडेंट जो है वो याद तो कर लेता है लेकिन वो प्रैक्टिस नहीं करता, जब तक आप उसकी प्रैक्टिस नहीं करेंगे ना तब तक आप जो है वो आगे नहीं चल सकते, तो प्रैक्टिस जो है वो मस्ट है आपकी, प्रैक्टिस के बगैर जो है वो आप बिल्कुल जो है वो कोई काम के नहीं है, तो प्रैक्टिस जो है वो लाजमी करें, जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतना ज्यादा आपके लिए वो चीज फायदामंद होगी। ठीक है, अब इसके कुछ सोर्सेज के ऊपर बात कर लेते हैं। सोर्सेज, ये सोर्सेज मैं आपको पीडीएफ की फॉर्म में जो है वो सेंड कर दूंगा। ठीक है, आप में से कोई एक्स्ट्रा रीडिंग करना चाहता है तो वो स्टूडेंट कर सकता है, और अगर जो है वो सिर्फ और सिर्फ लेक्चर के ऊपर रिलाई करना चाहता है, लेक्चर में भी इतना ज़्यादा डिटेल मटेरियल होगा कि आपको उसी में से आप 20 नंबर का क्वेश्चन निकाल सकते हैं। अगर आप 1789 से लेके 1945 तक अगर आप इस हिस्ट्री को पढ़ना चाहते हैं ना, तो इसके लिए आपके पास सिंगल सोर्स रघुबीर दयाल, ये सोर्स आपके पास एक सिंगल सोर्स पूरी है वो इसको आप समझने के लिए। उसके बाद जो सेकंड सोर्स है वो है यूरोप सिंस नेपोलियन, इसका जो राइटर है उसका नाम है डेविड थॉमसन। ठीक है, ये सोर्स आप कंसल्ट कर सकते हैं, ये आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग देगा हर इवेंट की, जो भी आप इवेंट पढ़ रहे हैं उसके बारे में एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग आपको बता देगा कि भाई ये चीज, ये आपको थोड़ा सा एनालिसिस टाइप देगा, ये थोड़ा सा डिटेल आगे इस पहला स्टेप ये होगा, उसके बाद हम यहाँ से मैं आपको सारा मिला के यहाँ से भी कुछ चीजें उठा के यहाँ से भी, मतलब होलिस्टिक अप्रोच में आपको करवाने की कोशिश करूंगा। उसके बाद इससे भी अगला सोर्स, इसको जो है वो अगर फर्दर एनालाइज करना है तो उसके लिए स्टीफन जेली, इसकी किताब का नाम है एस्पेक्ट्स ऑफ यूरोपियन हिस्ट्री। ठीक है, ये बेसिक अंडरस्टैंडिंग टेक्स्ट बुक टाइप की ये किताब है, आप में से कोई स्टूडेंट अगर परचेज करना चाहता है तो मार्केट में भी अवेलेबल है। उसके बाद सेकेंड लेवल इसका ये है, और इससे भी जो अगर आप चाहते हैं कि और इस चीज को एक्सप्लोर करना तो थर्ड लेवल आपका ये होगा, और हम जो अपना टॉपिक करेंगे वो तीनों को मिला के करेंगे। यहाँ से टेक्स्ट बुक टाइप टाइप भी चीजें मैं आपको बताऊंगा, थोड़ा सा एनालिसिस, और फिर इन डेप्थ एनालिसिस, मतलब एक हाल होलिस्टिक अप्रोच में हम उसको लेके चलेंगे। फिर उसके बाद 1945 से ऑनवर्ड अगर आप हिस्ट्री को पढ़ना चाहते हैं ना तो उसके लिए फ्रॉम हेल एंड बैक बाय इयन किरशॉ, ये किताब आपको आगे की जो सारी हिस्ट्री है वो आपको ये चीजें बता देंगी, और फिर इसके अलावा मोस्ट रिसेंट अगर आप
तो वो फिर आर्टिकल्स वगैरह या जर्नल्स वगैरह। ठीक है, या यूरोपियन यूनियन की वेबसाइट ऑफिशियल, वहां से आप यूरोपियन यूनियन का स्ट्रक्चर, नेटो की ऑफिशियल वेबसाइट। ठीक है, एक्सपेंशन ऑफ नेटो, रशिया यूक्रेन वार, तो ये तो करंट डायनामिक्स में ना, ये तो स्टूडेंट को ज्यादा मोस्टली पता होती है। इनको भी जो है वो हम जो है वो डिटेल में करने की कोशिश करेंगे। तो ये हमारा एक था सिलेबस का और पास्ट पेपर्स का, और हमारा जो सेशन है इसको हम इंशाल्लाह 5 वीक्स का ये सेशन होगा, 5 वीक्स का ये सेशन होगा। और इसकी जो टाइमिंग होगी वो यही होगी, 7 बजे से लेके 8:30 बजे तक। इसकी फीस जो है वो 6,000 है, और हम इसको जो है वो एक कनेक्टिविटी के अंदर आपको हर इवेंट एक सिंपल वे में ऐसे तैयार करवाने की कोशिश करूंगा कि जैसे आपको ये लगेगा क्लासेस की ड्यूरेशन 1.5 आवर। ठीक है, क्योंकि जो हिस्ट्री होती है ना, ये रट्टे से काम नहीं चलता। अगर आप चाहते हैं ना कि आप हिस्ट्री को रट्टा मार लें और आपने रट्टा मार के हिस्ट्री तैयार कर ली, तो वो बिल्कुल फ्लॉप आइडिया है। कोई फायदा नहीं है रट्टा मार के हिस्ट्री तैयार करने का, क्योंकि वो भूल जाती है। अगर आप हिस्ट्री को एक सीधी लाइन में तैयार करें ना, हर इवेंट को दूसरे इवेंट के साथ कनेक्ट करके, तो एक तो आपको मजा भी आएगा हिस्ट्री पढ़ने का, दूसरी बात ये कि आपका स्कोर भी आएगा। आपको वो कहीं से भी क्वेश्चन पूछ लेगा ना, अगर आपकी एक हिस्ट्री कनेक्ट है ना आपस में, हर डेवलपमेंट दूसरी की, तो आप पेपर में लिख सकते हैं। स्टूडेंट क्या करता है, स्टूडेंट ये करता है कि यूनिफिकेशन ऑफ इटली, सपोज यूनिफिकेशन ऑफ इटली ये तैयार कर लिया, ओके, मेरा ये टॉपिक तैयार हो गया। यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी टॉपिक तैयार हो गया, ओके हो गया। ईस्टर्न क्वेश्चन तैयार हो गया, ठीक है, ये भी तैयार हो गया। वर्ल्ड वार 1 ये भी तैयार होगी, वर्ल्ड वार 2 ये भी तैयार होगी। ठीक है, ऐसे वो एक पूरे सिलेबस को कहता है कि भाई मेरा पूरा सिलेबस तैयार हो गया। ठीक है, लेकिन जब वो पेपर में जाता है उसको समझ ही नहीं आती कि वो सिलेबस तो उसने पूरा तैयार किया होता है, लेकिन वहां पे बैठ के चुप कर जाता है, उसको समझ ही नहीं आती कि भैया आगे मैं क्या लिखना है। ठीक है, तो ये बातें सीधी अगर कनेक्टिविटी में आपको पता हो, फिर जो है वो आपको इजीली चीजें अंडरस्टैंड करना है। अब यूनिफिकेशन ऑफ इटली और जर्मनी दोनों को अगर मिला के पढ़े, तो आपके पास बहुत से ऐसे एनालिसिस निकल आते हैं। ठीक है, जो आप डायरेक्टली वर्ल्ड वार 1 में लेके जा सकते हैं, और वर्ल्ड वार 1 के अंदर कुछ ऐसी ऐसी चीजें निकल आती हैं जिनको जो है वो वर्ल्ड वार 2 में लेके जा सकते हैं। ठीक है, इसके अंदर जो है वो काफी डेवलपमेंट हमें नजर आती हैं, उनको जो है वो आप लेके आ सकते हैं यहाँ पे। तो मतलब ये एक कनेक्टिविटी में अगर चीजें चले तो ज्यादा बेहतर होता है, वरना फिर रट्टा मारना है, वो तो स्टूडेंट मार ही लेता है। ठीक है, और जिस स्टूडेंट का आईआर है ना, उसके लिए ये बेस्ट ऑप्शन है कि वो यूरोपियन रख ले। एक तो टाइम भी कम लगेगा, ठीक है, सिलेबस ज्यादा है, सिलेबस थोड़ा सा लेंथी है लेकिन आसान है। ठीक है, यूएस हिस्ट्री से आसान है, मैंने दोनों को पढ़ा हुआ है, लेकिन मुझे जो है वो यूरोपियन हिस्ट्री ज्यादा आसान लगी है एज कम्पेयर टू यूएस हिस्ट्री। ठीक है, क्योंकि यूएस का, अगर सपोज आपको लगता है कि ये स्पेशल में उसने बड़ा आसान पेपर पूछा हुआ है, ठीक है, तो क्या पता वो जो है वो इसमें 24 में जो है वो थोड़ा सा मुश्किल पूछ ले। ठीक है, तो मतलब वो एक्सपेक्ट नहीं किया जा सकता, कभी वो अच्छा पेपर दे देता है, कभी वो ऐसा पेपर दे देता है कि सारे स्टूडेंट और सारे टीचर्स चुप कर जाते हैं कि भाई ये पूछ क्या लिया इसने, हमने तो ये कभी सुना ही थी नहीं था जो 23 के पेपर में आया। ठीक है, 23 के पेपर में स्टूडेंट के लिए एक दो क्वेश्चन निकालना मुश्किल हो गए थे अपने पेपर में यूएस के। ठीक है, तो यू नेवर नो कि वो अगला पेपर वो किस तरह का पूछेगा, तो इसके लिए बेस्ट ऑप्शन आपके पास यूरोपियन हिस्ट्री है, अगर आप इसको अच्छे सोर्स से पढ़ लें। अब मैं आपको थोड़ा सा कोल्ड वार के ऊपर थोड़ा सा बात कर लेते हैं आज। एक वो कोल्ड वार है जो आपने पाकिस्तान अफेयर्स में पढ़ी होगी, सॉरी उसमें आईआर के अंदर पढ़ी होगी,
या आपने जो है वो किसी उसमें यूएस हिस्ट्री में पढ़ी होगी, ए कोल्ड वार, ये जो टॉपिक्स होंगे ना यूरोपियन हिस्ट्री के, जितने भी टॉपिक्स हैं, ये सारे के सारे यूरोप के कॉन्टेक्स्ट में बात होगी इनके ऊपर, यूरोप कॉन्टेक्स्ट में, यूरोपियन कॉन्टेक्स्ट में। इसको हम सिर्फ यूरोपियन कॉन्टेक्स्ट में ही रहते हुए बात करेंगे। अब स्टूडेंट को क्या करता है, पेपर में उसने कोल्ड वार पूछ लिया, स्टूडेंट सारी कोल्ड वार, यूएस और यूएसआर की सारी वार को बताना शुरू कर देता है कि ये हुआ, ये हुआ, ये हुआ, ये हुआ, ये हुआ। ठीक है, बताएं इसको, लेकिन यूरोप के कॉन्टेक्स्ट में लिंक करके। ठीक है, ये वार जो है वो यूएस यूएसएसआर वर्सेस यूएस के दरमियान हमें नजर आती है। ये आइडियोलॉजिकल वार है। एक तरफ आपकी कैपिटलिज्म है और दूसरी तरफ आपका कम्युनिज्म है। ठीक है, तो मतलब ये एक सम सॉर्ट ऑफ आइडियोलॉजिकल एनिमोसिटी है। पहली बात जो इसमें हम डिस्कस करेंगे वो है कि बाइपोलैरिटी। बाइपोलैरिटी, जब स्ट्रगल टू डोमिनेट वर्ल्ड पॉलिटिक्स अमंग टू पावर, जब दो पावर्स के दरमियान एक स्ट्रगल हो कि वो वर्ल्ड पॉलिटिक्स को कौन डोमिनेट करेगा, तो उसको कहते हैं बाइपोलैरिटी। अब बात यह है कि 17th सेंचुरी से लेके आपकी मिड 20th सेंचुरी तक आपका जो सेंटर ऑफ बर्थ था ना, सेंटर ऑफ बर्थ पॉलिटिक्स, सेंटर ऑफ बर्थ पॉलिटिक्स, वो था आपका यूरोप। वर्ल्ड वार वन की बात कर लें, वर्ल्ड वार टू की बात कर लें, ये दोनों कहाँ लड़ी गई हैं आपकी, ये आपकी यूरोप में लड़ी गई हैं। तो यूरोप जो है वो आपका 17 सेंचुरी से लेके मिड 20th सेंचुरी तक ये पावर जो है ना, पावर पॉलिटिक्स का ये सेंटर रहा है। लेकिन अब वर्ल्ड वार टू के बाद जब कोल्ड वार स्टार्ट होती है, तो ये तो यूरोप के अंदर तो होती नहीं है, ये यूरोप के एक्सट्रीम होती है। एक तरफ यूएस और दूसरी तरफ यूएस। अब यूरोप जो है वो जहाँ पे पावर का जो सेंटर था वो यूरोप था, लेकिन अब जो है वो यूरोप जो है वो पावर का सेंटर नहीं रहा। अब पहले ये होता था कि यूरोप जो है ये एज अ प्लेयर, कोई भी वर्ल्ड वार वन लेने, वर्ल्ड वार टू लेने, इसमें एज अ प्लेयर के तौर पे लड़ता नजर आता था। लेकिन अब जो यूरोप है वो एज एन अलाई पार्टनर, यूएस के या यूएसएसआर के अलाई पार्टनर के तौर पे जो है वो हमें ये नजर आता है। पहला फैक्टर तो ये है कि आपको बाइपोलैरिटी यूरोप के अंदर हमें डिवेल्प होती नजर आती है। अब यूरोप जो सेंटर था, अब वो तो खत्म हो गया। अब यूरोप जो है वो सेंटर नहीं रहा। अब जो सेंटर है वो यूरोप के एक्सट्रीम कॉर्नर पे यूएस और यूएसएसआर है। अब यूरोप जो है वो एज अ अलाई पार्टनर के तौर पे यहाँ पे चलेगा। दूसरी बात, फियर फैक्टर इन यूरोप। 17 सेंचुरी से लेके अगर मिड 20th सेंचुरी तक अगर बात की जाए, तो यूरोप जो है ना नेशनलिज्म के ऊपर वार करता हुआ नजर आता है। वर्ल्ड वार वन होगी, टू होगी, ठीक है, नेपोलियनिक वार होगी। और अब जो है वो आप
अलाइ पार्टनर हैं यूएस के और यूएसएसआर के। इनके दरमियान अगर कोई यूएस और यूएसएसआर के दरमियान अगर कोई इशू आता है तो इसका डायरेक्ट इम्पैक्ट ऑन यूरोप होगा। स्पेशली जो आपकी वेस्टर्न यूरोप की जो स्टेट्स है ना, इन वेस्टर्न यूरोप की जो स्टेट्स है, इनकी इनसिक्योरिटीज ये हमें हाई होती हुई नजर आती है। ये वही स्टेट्स हैं जो पास्ट के अंदर वार करती हुई नजर आती हैं। ये वही स्टेट है जो अपनी इनसिक्योरिटीज को एड्रेस करवाने के लिए पॉलिसीज बनाती हैं। यही स्टेट्स फिर कोल्ड वार के अंदर यूएस और यूएसएसआर को कन्विंस करती नजर आती हैं कि भाई उनके जो सॉल्यूशन हैं जो ये देती हैं उनको अप्लाई किया जाए। लेकिन यूएस और यूएसएसआर ये अपने सॉल्यूशन को जो है वो अप्लाई करने की कोशिश करते हैं कि भाई हम जो है वो अपने मर्जी से चलाएंगे, आपकी मर्जी से हम क्यों चलाएं। जिसकी वजह से फिर इन कंट्रीज की जो ईस्टर्न यूरोप की कंट्रीज हैं इनकी इनसिक्योरिटीज ये और ज्यादा हाई होती हुई नजर आती है। अगर यूरोप के कॉन्टेक्स्ट में अगर आपने कोल्ड वार को समझना है ना, तो आपके पास दो डोमेन्स हैं। यहाँ आप इसको इकोनॉमी के डोमेन में समझ सकते हैं, या आप इसको सिक्योरिटी की डोमेन में समझ सकते हैं। ये दो फ्रेमवर्क में आप कोल्ड वार को, यूरोप के ऊपर इम्पैक्ट को हम इजीली जो है वो इनको समझ सकते हैं। पहले हम इसको थोड़ा सा इकोनॉमी के डोमेन में देखेंगे कि क्या इकोनॉमी के डोमेन में कैसे चला इकोनॉमिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क। अब बात यह है कि 1945 के अंदर फ्रांस हो गया, यूके हो गया, इटली हो गया, जर्मनी हो गया। जर्मनी एट दैट टाइम दो पार्ट्स में डिवाइड हो गया, वेस्ट और ईस्ट जर्मनी। स्पेन हो गया, नॉर्वे हो गया, मतलब ऑलमोस्ट जो है वो पूरा वेस्टर्न वेस्टर्न यूरोप। यहाँ पे सीवियर शॉर्टेज ऑफ फूड होगी क्योंकि जैसे ही वार खत्म हुई तो इनकी तो इकोनॉमिक हालत जो है वो बुरी तरह ये खत्म हो चुकी थी। सीवियर शॉर्टेज ऑफ फूड, पॉवर्टी, इंफ्रास्ट्रक्चर इशू, अनसर्टेनिटी इश्यूज। ठीक है, ये हमें नजर आते हैं। तो भाई इनके यहाँ जो है भाई ये फियर डिवेल्प होना शुरू हो गया कि भाई अगर हमारी यही कंडीशन रही, जो हमारी फूड शॉर्टेज है, तो अगर यही कंडीशन रही तो ये ना हो कि भाई यहाँ पे प्रो यूएसएसआर गवर्नमेंट्स ये बनना शुरू हो जाए, इलेक्शन के अंदर ये गवर्नमेंट जो है वह जीतना शुरू कर दें। और हमें ये नजर भी आता है 1945 से लेके 48 तक कई ईस्टर्न यूरोपियन स्टेट, कई यूरोपियन ईस्टर्न यूरोपियन स्टेट यही यूरोपियन स्टेट्स जैसे रोमानिया, बल्गारिया,
योगोस्लाविया। तो इनके अंदर सोशलिस्ट गवर्नमेंट जो है वो बनना शुरू हो गई थी। तो वेस्टर्न यूरोप के अंदर भी अब ये फियर डिवेल्प होना शुरू हो गया कि भाई यही यहाँ पे भी जो है वो ऐसा ना हो जाए कि यहाँ पे भी जो है वो यूएसएसआर जो है वो यहाँ पे एड वगैरह वगैरह दे। ठीक है, और यहाँ पे भी जो है वो प्रो यूएसएसआर जो है वो गवर्नमेंट यहाँ पे डिवेल्प होना शुरू हो जाए। तो हमें चाहिए एड, हमें चाहिए रिसोर्सेज, हमें हमारी जो इंडस्ट्री है वो खत्म हो चुकी है, हमारी जो कॉलोनीज थी वो तो खत्म हो चुकी हैं। तो फिर इस कॉन्टेक्स्ट में फिर यूएसए इनकी मदद करता है। और वेस्टर्न यूरोप की जो कंट्रीज हैं, स्टेट्स हैं, इनका जो इशू है इनको एड्रेस करने की कोशिश करते हैं। और यूएस अपनी देती है ट्रूमैन डॉक्ट्रिन। ट्रूमैन डॉक्ट्रिन इस कॉन्टेक्स्ट में ये प्रोवाइड रिसोर्सेज टू वेस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज को रिसोर्स प्रोवाइड करता है। 12 से 13 कंट्रीज जो वेस्टर्न यूरोप की हैं उनको ये रिसोर्सेज प्रोवाइड करता है $14 बिलियन के, ताकि इनकी जो इकोनॉमिक कंडीशन है ये बेहतर हो और यहाँ पे जो कम्युनिज्म है वो ना आ सके। इसकी वजह से जब यूएस यूएस गवर्नमेंट की हेल्प करते हैं ना, तो वेस्टर्न यूरोप के अंदर जो वेस्टर्न यूरोप है आपका वो दो पार्ट में डिवाइड हो जाता है। एक यूके लेड ग्रुप बन जाता है, एक फ्रांस लेड ग्रुप बन जाता है। जो यूके लेड ग्रुप होता है इसमें आपका स्पेन आ जाता है, नॉर्वे, पुर्तगाल, नॉर्दर्न आयरलैंड, और जो फ्रांस लेड ग्रुप होता है इसमें बेल्जियम, नीदरलैंड, लग्जमबर्ग, वेस्टर्न जर्मनी। अब ये जो ग्रुप है ना, ये कहता है कि भाई यूएसए ने जो $14 बिलियन की हमें असिस्टेंस दी है, तो भाई ये ज्यादा इसने यूके लेड ग्रुप को दी है, इनको ज्यादा मिली है, हमें जो है वो कम मिली है। तो हमें जो है वो अपना इकोनॉमिक प्लान बनाना पड़ेगा ताकि हम जो है वो जो रिलायंस है हमारी यूएस की तरफ वो हम उसको कम कर सकें। यूके ग्रुप जो था इसने अपना प्लान बनाया जिसको कहते हैं फ्री ट्रेड। इन्होंने अपनी फ्री ट्रेड जो है वो अमंग जितने भी इनके कंट्रीज थे इस ग्रुप में, उन्होंने आपस में फ्री ट्रेड जो है वो स्टार्ट कर दी। फ्रांस लेड ग्रुप ने इस फ्री ट्रेड के आइडिया को थोड़ा सा एक्सटेंड किया। इसी आइडिया को इन्होंने साथ इसके जो है वो इन्होंने बना दी कस्टम यूनियन। इन्होंने कहा हम कस्टम यूनियन बनाएंगे प्लस पूलिंग ऑफ रिसोर्सेज के लिए, कि भाई आप जो है वो हमें इतना पैसे देंगे और फिर हर कंट्री का जो है वो इतना 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 शेयर होगा। जैसे पाकिस्तान में एनएफसी के अंदर हमने जो है वो पूलिंग ऑफ रिसोर्सेज करते हैं कि भाई पंजाब का इतना शेयर है, केपी का इतना शेयर है, और बलोचिस्तान का इतना शेयर है, सिंध का इतना शेयर है। तो मतलब हम जो है वो मतलब शेयर के वाइज जो है वो डिवाइड किया। इस कॉन्टेक्स्ट में फिर इन्होंने पहली डेवलपमेंट की जिसे कहते हैं कोल एंड स्टील कम्युनिटी। लेटर ऑन फिर इसको ट्रांसेंड कर दिया इन्होंने, ट्रांसेंड इनटू न्यूक्लियर, सॉरी, एग्रीकल्चर एंड देन न्यूक्लियर रिसर्च के अंदर। पहले कोल एंड स्टील थी, फिर इसको ट्रांसफर कर दिया एग्रीकल्चर यूनियन के अंदर, और फिर यह वाला न्यूक्लियर रिसर्च।
यहाँ तक हमने जो बातें की हैं वो हमने यूरोप के कॉन्टेक्स्ट में बात की है, इकोनॉमी के कॉन्टेक्स्ट में। जो यहाँ से दूसरा आइडिया हमें नजर आता है ना, सेकेंड आइडिया जो निकलता है वो आइडिया ऑफ सिक्योरिटी। आइडिया ऑफ सिक्योरिटी, इसको हम आगे लेके चलते हैं इस आइडिया को। अभी थोड़ा सा, अब यहाँ से आगे थोड़ा सिक्योरिटी के डोमेन में बात कर लेते हैं। 1945 के अंदर जब जर्मनी की डिफीट हो जाती है वर्ल्ड वॉर 2 के अंदर, तो बर्लिन के अंदर यूएस के भी ट्रूप्स मौजूद, यूएस के अलाइज जो हैं इनके भी ट्रूप्स मौजूद होते हैं, और यूएसएसआर की फोर्सेस भी मौजूद होती हैं। दोनों के ट्रूप्स जो है वो यहाँ पे मौजूद होते हैं। अब बात यह है कि यूएसएसआर जो है वो कहता है कि भाई $20 बिलियन की जो है वार इंडेमनिटीज लगाओ जर्मनी के ऊपर, इसमें से आधा हमें दो और आधा जो है वो आप रख लो। लेकिन यूएस कहता है, यूएस अलाइज जो है ना, ये कहते हैं कि भाई नहीं, हम वार इंडेमनिटीज नहीं लगाएंगे। हमने वर्ल्ड वॉर 1 के बाद जर्मनी के ऊपर वार इंडेमनिटीज लगाई थी, उसका हमें सीवियर कॉन्सिक्वेंसेस भुगतने पड़े, तो अब जो है वो हम उस गलती को जो है वो हम वापिस से नहीं करेंगे। लेकिन यूएसएसआर कहता है कि भाई नहीं लगाओ। अगर आप नहीं लगाते तो मैं ईस्टर्न जर्मनी को एनेक्स कर दूंगा, एनेक्स करके अपना पार्ट बना लूंगा। और यूएस कहता है कि भाई ठीक है, अगर आप इसको एनेक्स करते हैं तो जो वेस्टर्न जर्मनी है इसको हम अपना पार्ट बना लेंगे। फ्रांस जो है ना वो बड़ा स्केप्टिक था। फ्रांस कहता है कि भाई वेस्ट जर्मनी के साथ हमारी बाउंड्री लगती है, तो आप जो है वो यूएसएसआर को यूरोप के हार्ट में ला के आपने बिठा दिया है। तो हमने यूएसएसआर को यूरोप के हार्ट में, कल को अगर मसला होता है, कल को अगर जंग होती है, तो पहली गोली जो है वो हम पे ही चलेगी। वेस्टर्न यूरोप जो है ना, इसकी जो लीडरशिप थी ये लार्जली डेमोक्रेटिक। और ये यूएस की तरफ बड़ा स्केप्टिकल जो है वो शो कर रही थी कि भाई यूएसएसआर की पॉलिसी की वजह से, यूएसए की वजह से यूएसएसआर जो है वो यहाँ पे आके बैठ गया। तो भाई आप दोनों मिलके, यूएस और यूएसएसआर मिलके जो है वो मामला को हल करें, बातचीत करें और मामला खत्म करें। फ्रांस कहता है कि भाई फ्रांस ने कहा कि भाई आप जो है वो यूएस और यूके ये दोनों मिलके जो है वो इसको जो है वो सॉल्व कर ले, जैसे आप सोल्यूशन बनाएंगे, लेकिन हमारे साथ एक ऑब्लिगेटरी डील करें। क्या डील करें? कि भाई आप हमारे डिफेंस को प्रोटेक्ट करें। लेकिन यूएस और यूके ये कहते हैं कि भाई अगर हमने इसकी ऑब्लिगेटरी डील कर ली तो यूएसएसआर ये ना समझे कि भाई हम वार प्रिपरेशन कर रहे हैं। इन्होंने रिफ्यूज कर दिया कि भाई हम जो है वो कोई नहीं करेंगे, रिफ्यूज। फिर इन्होंने एक दरमियान का रास्ता निकाला अप्रैल 1949 के अंदर, इन द फॉर्म ऑफ नेटो। ये एक कलेक्टिव डिफेंस सिक्योरिटी का आइडिया। भाई ये देखें, मैंने यहाँ से शुरू किया, नेटो बनाई कैसे। फ्रांस का इशू था जिसकी वजह से इन्होंने कहा कि भाई, फ्रांस ने कहा कि भाई ये होना चाहिए, इन्होंने कहा नहीं, और फिर इन्होंने कहा कि नेटो बना के मामला हल कर ले।
तो ये एक कनेक्टिविटी, ये चीज होती है कनेक्टिविटी की। ठीक है, ऐसे अगर आप हिस्ट्री को तैयार करें ना, एक के साथ दूसरी कनेक्ट होती है, तो फिर हिस्ट्री याद करना इतना मुश्किल नहीं होता। तो फिर एक कलेक्टिव सिक्योरिटी का मैकेनिज्म बना दिया कि भाई अब ये यूरोप के सारे मामला जो है वो ये यही देखेगी। फ्रांस ने जो है इसको रिलक्टेंटली एक्सेप्ट कर लिया। और थोड़े टाइम के बाद जो है वो फिर फ्रांस को ये रियलाइज हो गया कि भाई यूएस का जो है वो एक इंस्ट्रूमेंट है कि वो यूरोप में अपनी प्रेजेंस जो है वो बना सके, नेटो जो है। अब होता यह है कि 1950s के अंदर फ्रांस का एक अलाय पार्टनर है, इकोनॉमी की डोमेन में है, वेस्ट जर्मनी। अब 1950s में होता यह है कि यूएसए एंड नेटो ये डिसाइड करती हैं कि भाई हमने जो वेस्ट जर्मनी है ना, इनको एम्पावर करें, इनको एम्पावर करें, इनको जो है वो वेपन सप्लाई करें, इनको मिलिट्री अपग्रेडेशन करें, इनकी मिलिट्री अपग्रेडेशन करें इनकी। लेकिन फ्रांस जो है वो इसको ऑब्जेक्ट कर देता कि भैया आप क्यों, हमारा एक इकोनॉमिक अलाय पार्टनर है, तो भैया आप क्यों इनको सपोर्ट करेंगे। फ्रांस का जो स्केप्टिसिज्म है ना, फ्रांस कहता है कि भाई लास्ट 200 ईयर से 6 टाइम्स ये जर्मन जो है इन्होंने हमारे ऊपर अटैक किए, तो भाई आप जर्मनी को अगर एम्पावर करेंगे तो वो तो हमारे ऊपर अटैक करेंगे। उसके बाद फ्रांस कहता है कि भाई जब आपने नेटो बनाई थी, ठीक है, तो आपने कहा था कि भाई जर्मनी जो है ना, दोनों पार्ट्स, वेस्ट एंड ईस्ट जर्मनी, ये दोनों पार्ट्स जो है वो नेटो में नहीं आएंगे। ठीक है, और यूएसएसआर भी इसके ऊपर डेफिनेटली रिएक्ट करेगा। यूएसएसआर ने फिर क्या रिएक्ट किया, यूएसएसआर ने फिर अगस्त 1949 के अंदर जब आपने इसका काम किया तो इन्होंने न्यूक्लियर टेस्ट कर दिया। यूएसएसआर ने, जब आपने वेस्ट जर्मनी को एम्पावर करने की बात की तो साथ ही यूएसएसआर ने न्यूक्लियर टेस्ट कर दिया अगस्त 1949 में। और फिर यूएसए ने फिर एम्पावर किया यूके को, और 1952 में यूके ने न्यूक्लियर टेस्ट कर दिया। जब आपने इसकी सपोर्ट करना की शुरू किया कि हम वेस्ट जर्मनी को सपोर्ट करेंगे, तो इससे यूएसएसआर की इनसिक्योरिटी हाई हुई, और अपनी इनसिक्योरिटी को टेस्ट करवाने के लिए उसने न्यूक्लियर टेस्ट कर दिया। और इस वजह से फिर यूएसएसआर ने और क्या किया, ईस्टर्न यूरोप की कंट्रीज को मिला के वारसा पैक्ट बना दिया। 1955।
जिसकी वजह से जो फ्रांस लेड ग्रुप था, जब ये यूएसएसआर ने काम किया, तो फ्रांस लेड ग्रुप जो है, इसकी इनसिक्योरिटीज ये और ज्यादा हाई होना शुरू हो गई। और फ्रांस की जो इनसिक्योरिटी है वो और आगे जाके मजीद हाई हुई जब क्यूबन मिसाइल क्राइसिस आ गया 1952 का। इसमें यूएसए क्या कहता है, इसमें यूरोप के कॉन्टेक्स्ट में बात होगी सिर्फ, इसमें यूएस कहता है कि भाई हमने जो है ना टर्की के अंदर हमारा जो इंस्टॉल्ड जुपिटर मिसाइल है ना, हम इसको रोल बैक कर लेते हैं। इसका फिर फ्रांस के ऊपर बहुत इम्पैक्ट आता है। और फ्रांस ने इस चीज को बहुत ज्यादा हाईलाइट भी किया कि भाई टर्की जो है, एट दैट टाइम टर्की एक नेटो का मेंबर था। तो भाई आप एक नेटो अपने मामलात के लिए, आप हमारा एक जो नेटो का पार्टनर है उसकी जो सिक्योरिटी है, ठीक है, उसको वल्नरेबल कर रहे हैं अपने फायदे के लिए। तो भाई कल को अगर यूएस और यूएसएसआर कोई डील कर लेते हैं आपस में, तो फिर क्या होगा? ठीक है, अगर कल को यूएस और यूएसएसआर आपस में कोई डील कर लेते हैं, तो फिर हमारी इनसिक्योरिटीज को कौन एड्रेस करवाएगा? उसके बाद फिर 1965 के अंदर जब वियतनाम वार होती है, जब यूएस इन्वेजन करता है वियतनाम के अंदर, एंड यूएस फिर आस्क्ड फॉर हेल्प। ठीक है, तो जो फ्रांस लेड ग्रुप होता है वो फिर रिफ्यूज कर देता है कि भाई हम जो है वो यूएस की क्यों हेल्प करें यहाँ पे जाके, ये वियतनाम के अंदर ये हमारा मामला ही नहीं है, यूएस की वार है, ये जाके खुद ही लड़े। और फिर फ्रांस लेड ग्रुप जो है, ये 1968 के अंदर नेटो को लेफ्ट कर देते हैं। और फिर फ्रांस जो है वो 2003 के अंदर अगेन नेटो को ज्वाइन करते हैं। जब 1968 से लेके 2003 तक अगर बात करें, तो जो फ्रांस लेड ग्रुप है ना, इन्होंने तो नेटो को छोड़ दिया। इसमें फ्रांस एंड बेल्जियम ये कलेक्टिव एफर्ट करते हैं, जिसे हर्मल रिपोर्ट कहते हैं। अब होता यह है कि 1975 से लेके 85 तक जितने भी रहे ना प्रो यूके कंट्री थे, ये फिर वो जो फ्रांस लेड ग्रुप ने कस्टम यूनियन बनाई थी उसको ज्वाइन करना शुरू कर देते हैं। प्लस ईस्टर्न यूरोप के जो कंट्रीज हैं वो भी जो है वो कस्टम यूनियन को ज्वाइन करने लग जाते हैं। इस कॉन्टेक्स्ट में फिर जो मेजर डेवलपमेंट होती है ना, वो 1979 के अंदर यूरोपियन पार्लियामेंट ये बन जाता है।
एट ऑल यूरोपियन लेवल। और इसमें जो प्रपोर्शन होती है वो, सॉरी, इसमें जो रिप्रेजेंटेशन होती है वो प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन होती है, और अभी तक यही चल रही है, आज तक जो है वो यही चल रही है। इसका जो आइडिया था ये कंसीव हुआ 1950s के अंदर, और इसका आइडिया एग्जीक्यूट हुआ 1979 के अंदर। मतलब आबादी के लिहाज से हम जो है वो सीटें देंगे। आज अगर बात की जाए तो इसकी जो है वो 705 सीट्स हैं टोटल, और आबादी के लिहाज से सबसे ज्यादा सीट्स आपकी जर्मनी की है, 94। लेकिन एट दैट टाइम 1979 की अगर बात की जाए तो जर्मनी जो है वो दो पार्ट में डिवाइड था, ईस्ट जर्मनी और वेस्ट जर्मनी। इस वक्त यूके का जो शेयर था, क्योंकि इसकी ज्यादा पॉपुलेशन थी, इसका शेयर जो है वो हमें ज्यादा नजर आता है। लेकिन जब 1991 के अंदर जब जर्मनी जो है वो यूनिफाई होता है, यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी होती है, जब जब बर्लिन वॉल जो है वो टूटती है, तो फिर इनकी सीट्स जर्मनी की ज्यादा हो जाती हैं, जिससे फिर यूके के जो इंटरेस्ट है वो हैम्पर होना शुरू हो जाते हैं। और फिर एट दी एंड जो है वो 2016 के अंदर ब्रेक्सिट हो जाता है, यूएस जो है, यूके जो है वो लीव कर देता है। तो मतलब यहाँ से इसके इख्तलाफ जो है वो यहाँ से बनना शुरू हो जाते हैं। फिर इसके बाद अगली जो डेवलपमेंट होती है वो होती है यूरोपियन पैक्ट, सिंगल मार्केट एग्रीमेंट। आइडिया जो है वो 1950s में इनिशिएट होता हुआ नजर आता है, फ्रांस लेड कस्टम यूनियन की तरफ से। और इसकी एग्जीक्यूशन जो होती है वो 1980s में होती है एट ऑल यूरोपियन लेवल, और ये 1986 के अंदर केम इनटू फोर्स होता है। इसमें ये होता है कि ऑल यूरोपियन इकोनॉमिक कम्युनिटी जो है ना, इसके अंदर जितने भी मेंबर्स होंगे वो यूरोपियन यूनियन के जो एनुअल बजट है ना उसके अंदर कंट्रीब्यूट करेंगे। और यहाँ पे फ्री मूवमेंट ऑफ पीपल होगी, एक सिंगल मार्केट होगी, ठीक है। इसमें फिर पूलिंग ऑफ रिसोर्सेज, पूलिंग ऑफ रिसोर्सेज, इस पूलिंग ऑफ रिसोर्सेज में यूके का जो शेयर था वो था 25%। सॉरी, 25% इनको कंसेशन दी गई कि आप जो है वो यूरोप के कॉर्नर्स में मौजूद हैं, तो हम आपको जो है वो कंसेशन देते हैं। इन दिस फेज पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक इंटीग्रेशन ऑफ यूरोप, ये हमें नजर आती है। इसके बाद जो अगली डेवलपमेंट है उसको कहते हैं ऑस्ट पॉलिटिक। इसको हम जो है वो कल देखेंगे, कल हम इससे आगे करके, तो कल हम जो हमारी कोल्ड वार है इसको हम फाइनली एंड करेंगे। अब ये जो हमने कोल्ड वार किया है ना, ये टोटली यूरोप के कॉन्टेक्स्ट में बातें की हैं, कोई इसमें यूएस और यूएसएसआर की हमने राइवलरी नहीं बताई कि ये हुआ वो हुआ, ऐसे चली वैसे चली, ठीक है। तो यूरोपियन हिस्ट्री के अंदर आपने जिस भी डेवलपमेंट की बात करनी है वो आपने स्पेसिफाई कर देना यूरोप के कॉन्टेक्स्ट में। वर्ल्ड वार वन की बात करेंगे, वर्ल्ड वार टू की बात करेंगे, ठीक है। उसके बाद कोल्ड वार के अंदर भी सारी जो है वो यूरोप के कॉन्टेक्स्ट में ही बातें चलेंगी कि भाई यूरोप, असल बात ही सारी हम यूरोप के कॉन्टेक्स्ट में करेंगे।
ठीक है। जो आपने ये वैसे कोल्ड वार पढ़ी होगी वो जरा थोड़ी सी हटके होगी, और जो हम यूरोपियन हिस्ट्री में पढ़ेंगे वो जरा थोड़ी सी हटके होगी। तो आप में से अगर कोई सेशन जो है वो ज्वाइन करना चाहता है तो वो डिटेल ले ले। तो फिर हम जो है उसको टाइमिंग इसकी जो है वो होगी 7 बजे से लेके 8:30 बजे तक। इसकी वीकेंड क्लासेस हुआ करेंगी, जुमा हफ्ता इतवार। 5 वीक का सेशन होगा इंशाल्लाह, 5 वीक्स के अंदर इसको विद पास पेपर और इवेलुएशन और फीडबैक उसमें सारा जो है वो लेके चलेंगे।